Good afternoon, friends. Abhishek Chaudhary here, and you are watching your own Science Vatka. Our chapter is Atom and Molecules from Class 9 Science. Here is topic Atom. What is this atom? The smallest unit of a substance. किसी भी substance का जो सबसे छोटा यूनिट होता है that is called atom. उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको atom बोलते हैं. Thereafter, molecules. Molecules is the combination of टू और मोर एटम. जो ये मॉलिक्यूल्स है ये क्या है? कॉम्बिनेशन है दो या दो से अधिक एटम्स का. इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन टू एटम्स. मोर देन टू और मोर देन टू एटम्स. ये क्या है? कॉम्बिनेशन है दो या दो से अधिक एटम्स का. नाउ कम्स ऑन आवर बुक. हियर ancient Indian Greek philosopher have always wondered about the unknown and unseen form of matter. जो भी प्राचीन इंडियन या और ग्रीक फिलोसफर जो थे वो हमेशा अचंभित रहते थे ऐसे मैटर के ऐसे फॉर्म से जो कि जिसके बारे में कि वो नहीं जानते थे और जिसको कि वो नहीं देख सकते थे. The idea of divisibility of matter was considered long back in India. ये जो आइडिया था वो बहुत साल पहले से चलता आ रहा था. अराउंड 500 BC. ये 500 BC से चलते आ रहा था. An Indian philosopher Maharshi Kanad postulated that if we go on dividing मैटर मीन्स जो हिंदी में इसको पदार्थ बोलते हैं. जो एंशियंट फिलोसफर थे हम लोगों के इंडियन महर्षि कनाड जो थे उन्होंने ऐसा थ्योरी पोस्टुलेट दिया जिसमें कि उन्होंने मैटर को डिवाइड किया. किस फॉर्म में? वो पदार्थ जो हम लोग हिंदी में मैटर को ही पदार्थ बोलते हैं. वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल. हम लोग छोटा से छोटा पार्टिकल ऑब्टेन करते रहेंगे. अल्टीमेटली a stage will come when we shall come across the smallest particles beyond which further division will not be possible. तब तक ये छोटा से छोटा पार्टिकल में डिवाइड होता रहेगा जब तक कि इससे छोटा पार्टिकल में अब ये और डिवाइड नहीं हो सकता. तब तक हम इसको छोटे से छोटे पार्टिकल में डिवाइड करते रहेंगे. Ultimately a stage will come when we shall come across the smallest particle beyond which further division will not possible. और लास्ट में एक ऐसा टाइम आएगा फाइनली जिसके बाद कि हम इससे ज़्यादा छोटा और इसको नहीं कर सकते हैं. He named these particles परमाणु. उन्होंने इसका नाम क्या दिया? हिंदी में परमाणु. Another Indian philosopher Pakudha Katayama elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in a combined form which gives us various form of matter. इन्होंने क्या बोला? जो ये पार्टिकल जो है वो बहुत ही नॉर्मली एग्जिस्ट करता है हम लोगों के चारों तरफ और ये क्या करता है? कंबाइंड हो जाता है हर एक फॉर्म में और ये हमको बहुत विभिन्न प्रकार के जो फॉर्म है मैटर के उसको देता है. अराउंड द सेम इरा एंशियंट ग्रीक फिलोसफर. उसी इरा के दरमियान क्या हुआ? जो ग्रीक फिलोसफर थे डिमोक्रिटस एंड Leucippus suggest that if we go on dividing matters, a stage will come when particle obtained cannot be divided further. उसी टाइम इन्होंने भी एक ग्रीक फिलोसफर ने भी ये फिलोसफी दिया जो एक ऐसा टाइम आएगा डिवाइड होते होते कि उसके बाद इसको उससे ज़्यादा डिवाइड नहीं कर पाएंगे. Democritus calls these indivisible particles atoms, meaning indivisible मीन्स जो डिमोक्रिटस थे उन्होंने इसका नाम क्या दे दिया? एटम. और उन्होंने क्या बोला? जो अब जो ये है ये इनडिविजिबल है मीन्स अब इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं. इनडिविजिबल है. पार्टिकल्स एटम मीनिंग इनडिविजिबल. ऑल दिस वाज बेस्ड ऑन फिलोसफिकल considerations that not much experimental works to
validate these ideas could be done till 18th century। अब ये 18th century तक सब लोग उस पे सोचते रहे और कोई आइडिया वहां पे नहीं दिखाई दिया। By the end of 18th century, scientists recognized the difference between element and compounds are naturally becomes interested in finding out how and why elements combine and what happens when they combine। अब यहाँ पे सबसे पहले तो समझेंगे एलिमेंट्स क्या होता है। तो क्या होता है एलिमेंट्स? जब कोई भी मैटर इसका प्योर फॉर्म में रहेगा तो ये क्या कहलाएगा? एलिमेंट्स। मीन्स इसका प्योर फॉर्म, नो मिक्सचर। एलिमेंट्स क्या हो जाता है? नो मिक्सचर, प्योर। ये पूरा क्या होगा? प्योर होगा। जैसे कार्बन है तो कार्बन ही रहेगा, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ही रहेगा। ये क्या होता है? प्योर होता है एलिमेंट्स। जैसे कि कार्बन हो गया हम लोगों का, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सारे क्या है? एलिमेंट्स हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे जो हमारा है वो देखेंगे कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होता है? ये जो कंपाउंड्स है ये क्या होते हैं? तो जब कंबाइन करता है क्या दो और, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स। जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स कंबाइन करता है तो वो क्या बनाता है? कंपाउंड बनाता है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना लेगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड। ये देगा हमको कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या हो गया? ये हम लोगों का कंपाउंड्स हो गया। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बना लेगा? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये बना लेगा वाटर। यहाँ पे बैलेंस नहीं कर रहे हैं, बैलेंस करना क्लास 10 में नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे या किसी अगले टॉपिक में सिखा देंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो ऐड होके क्या हो जाता है? H2O। तो ये क्या हो गया? ये एलिमेंट्स हुआ? नहीं, ये नहीं एलिमेंट्स हुआ। ये क्या हो गया? ये हमारा कंपाउंड्स हो गया। नाउ कम्स ऑन आवर टॉपिक्स। Here compounds and naturally became interested in finding out how and why elements combine and what happens when they combine। अब वो लोग इतना इंटरेस्टेड थे जो एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐड हो जाता है वो कैसे ऐड हो जाता है, और ये ऐड होता है तो फिर नया जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, इसके कॉम्बिनेशन के बाद कैसा रिजल्ट आता है। ये सारा हम लोग एक्सपेरिमेंट में देखेंगे। बेसिकली इसके एडिशन होने के बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे आयंस का फॉर्मेशन करना, अपोजिट आयंस होगा, दोनों के बीच अट्रैक्शन हो जाता है, एक पॉजिटिव आयंस में रहेगा दूसरा निगेटिव आयंस में रहेगा, दोनों कंबाइन करके जो न्यू कंपाउंड्स है वो फॉर्मेशन करता है। इस बात की चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ पे वही जानना है जो मतलब वो लोग इतने एक्साइटेड थे इसके कॉम्बिनेशन को लेकर कि उन लोगों ने कंटिन्यू अपना जो भी उन लोगों का था साइंटिफिक प्रोसेस उसको स्टार्ट रखा। Anthony L. Lavoisier leads the foundation of chemical scientists by established two important laws of chemical combination। अब उन्होंने जो दिया वो दो ठो केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज दिए। वो दोनों क्या क्या है? तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन एक है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ द मास ऑफ कंजर्वेशन जो था उन्होंने दो लॉ दिया था जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ कम्स ऑन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन के कौन कौन से लॉ है? दी फॉलोइंग टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वेयर एस्टेब्लिश्ड आफ्टर मच एक्सपेरिमेंटेशन बाय लॉविसर एंड जोसेफ एल फ्रॉस्ट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? जो मास कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब मास को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये क्रिएट भी नहीं हो सकता है और ये क्या होगा? डिस्ट्रॉय भी हम इसको नहीं कर सकते हैं, ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसी को क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नाउ कम्स हियर on activity
हियर एक्टिविटी 3.11, यहाँ पे एक्टिविटी 3.11 में देखेंगे, टेक वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एक्स एंड वाई ऑफ केमिकल्स। नाउ एक्स इज कॉपर सल्फेट, वाई इज सोडियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे अमाउंट्स कितना लिया गया है, 1.25 ग्राम इसका, और वाई का लिया गया 1.43 ग्राम्स। बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट्स 1.22 ग्राम लिया गया बेरियम सल्फाइड, और सोडियम सल्फेट का लिया गया है 1.53 ग्राम्स। लीड नाइट्रेट 2.07 grams and sodium chlorides 1.17 grams. Prepare separately a 5% solution of any one pair of substances instead under X and Y, each in 10 ml in waters. Take a little amounts of solution of Y in a conical flask and some solution of X in an ignition tube. अब कुछ अमाउंट ले लेते हैं। Now hang the ignition tubes in the flask carefully. See that solution do not get mixed. Put the cork on the flask. अब फ्लास्क पे क्या करते हैं, कॉर्क को रखते हैं। अब देखते हैं क्या प्रिपरेशन होता है। Now wet the flask with its contents carefully. Now tilt the swirl the flask so that the solution XY get mixes. अब ऐसे हम लोगों को उसको टिल्ट करना है, हिलाना डुलाना है कि X और Y जो है वो अच्छे तरह से मिक्स हो जाए। When again, इसको फिर से हम लोगों को वे करना है, मीन्स रोटेट कराना है उस लिक्विड को। What happens in रिएक्शन फ्लास्क, क्या होता है रिएक्शन फ्लास्क में? डू यू थिंक दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस? क्या आप जानते हैं कि यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन है वो टेक प्लेस कर रहा है, मीन्स केमिकल रिएक्शन हो रहा है। वाई शुड वी पुट ए कॉर्क ऑन द माउथ ऑफ द फ्लास्क? अब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा, हम लोगों ने कॉर्क क्यों रखा है फ्लास्क पे? तो जो भी हम लोगों का केमिकल रिएक्शन के टाइम में जो भी गैस का अमाउंट्स होगा वो रिलीज नहीं हो, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, तो कॉर्क रख दिया है उस फ्लास्क पे। डज द मास ऑफ द फ्लास्क एंड इट्स कंटेंट्स चेंज? क्या जो मास होता है फ्लास्क का और इसके कंटेंट्स जो हैं वो चेंज कर जाएंगे? नहीं, कभी नहीं करेंगे। क्या होता है, तो जो फॉर्म रिलीज हो रहा है उसको तो हमने कॉर्क लगा के क्या कर दिया है, सील्ड कर दिया है, मीन्स वहां से गैसियस कोई भी अमाउंट बाहर नहीं आएगा। अब जब बाहर ही नहीं कोई अमाउंट आ रहा है तो जितना वेट हम लोग अंदर डाले थे उतना वेट वंस अगेन आएगा, आफ्टर द रिएक्शन भी आएगा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मीन्स जितना अमाउंट का मास पहले था, मास का जितना अमाउंट पहले था उतना ही हमको आफ्टर रिएक्शन भी ऑब्टेन हो रहा है, मीन्स चेंज नहीं कर रहा है, ना ही क्रिएट हो रहा है ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कंजर्व है, संरक्षित है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वही बोलता है जो मास जो है वो ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। नाउ कम्स ऑन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में देखेंगे। नाउ कम्स ऑन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ क्या था? Lavoisier, along with other scientists, noted that many compounds were composed of two or more elements. In each such compounds had the same elements in the same proportion, irrespective of where the compounds come from or who prepared it. लॉविस और उनके जो सहयोगी साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या नोटिस किया, जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंपोज्ड होते हैं दो या दो से अधिक एलिमेंट्स का। और हर एक टाइम उन्होंने क्या देखा, जो एलिमेंट्स होता है वो सेम प्रोपोर्शन में रहता है। इन ए कंपाउंड सच एज वाटर। अब कंपाउंड वाटर को ही ले लीजिए एग्जांपल के लिए, क्या था, द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन टू मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। जो रेशियो था मास ऑफ हाइड्रोजन का और मास ऑफ ऑक्सीजन का वो कितना था, 1:8 था। वेदर द सोर्स ऑफ वाटर, दस
इफ 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डिकम्पोज्ड, अगर हम लोग 9 ग्राम ऑफ वाटर को डिकम्पोज करेंगे तो हमको 1 सेकेंड कितना मिलेगा, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मिलेगा और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा, आर ऑलवेज ऑब्टेन्ड। सिमिलरली इन अमोनिया, इसी तरह से अमोनिया में क्या हो जाता था, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो अमाउंट रहता था प्रेजेंट, वो कितना था 14:3 बाय मास, वेदर द मेथड्स और द सोर्सेज फ्रॉम व्हिच इट इज ऑब्टेन्ड। अब ये जरूरी नहीं था कहीं से भी वो सब्सटेंस आए, लेकिन अमोनिया का हमको सब्सटेंस आया है तो उसमें क्या रहेगा, जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो रहेगा वो 4:3 का रहेगा, 14:3 का रहेगा। दिस लेड टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन व्हिच इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। यही लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को बताता था और इसी को लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन के रूप में भी जाना जाता था। दिस लॉ वाज स्टेटेड बाय प्रोस्ट एज इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। जो इन्होंने लॉ दिया था उसमें क्या था, जो भी केमिकल सब्सटेंस होते हैं उसमें जो एलिमेंट्स रहते हैं वो हमेशा एक निश्चित प्रोपोर्शन उनके मास के द्वारा उसमें रहता है, कोई भी कंपाउंड्स में। The next problem faced by scientists was to give appropriate explanation of these laws. British chemist John Dalton provided the बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम था वो साइंटिस्ट के द्वारा क्या फेस किया गया, जो इसका अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन अब क्या होगा इस लॉ का। तो ब्रिटिश साइंटिस्ट जो थे जॉन डाल्टन साहब, उन्होंने प्रोवाइड किया एक बेसिक थ्योरी इस मैटर के नेचर के बारे में। डाल्टन पिक्ड अप द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर्स। उन्होंने आइडिया जो डिविजिबिलिटी का था मैटर के उसको लिया, विच वाज टिल देन जस्ट ए फिलॉसफी। ही टुक द नेम्स एटम्स as given by the Greek and said that smallest particles of the matters are atoms। उन्होंने just atom नाम का लिया जो सबसे smallest particle था। His theory was based on the law of chemical combination। उनका जो थ्योरी था वो बेस्ड था law of chemical combination पे। Dalton's atomic theory provided an explanations for the law of conservation of mass and law of definite proportion। इनका जो लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन पे बेस्ड था। अब यहाँ जॉन डाल्टन के बारे में दिया गया है, जो बॉर्न किया था ए पुअर वेवर्स फैमिली इन 1766 में इंग्लैंड में। ही बिगन हिज कैरियर एज अ टीचर एट द एज ऑफ 12 एज के एज में ही उन्होंने एक टीचर के तौर पे अपना स्टार्ट किया था कैरियर। 7 years later ही बिकेम ए स्कूल प्रिंसिपल। अब 7 साल ईयर के बाद उन्होंने वो एक स्कूल प्रिंसिपल बन गए। इन 1793 डाल्टन्स लेफ्ट फॉर मैनचेस्टर टू टीच मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन ए कॉलेज। वो मैनचेस्टर के लिए चले गए क्या पढ़ने के लिए, तो मैथमेटिक्स जो फिजिक्स था केमिस्ट्री था उसके लिए। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ दे आर टीचिंग एंड रिसर्चिंग। उन्होंने अपना ज़्यादातर जो लाइफ का हिस्सा था वो रिसर्च पे उन्होंने बिताया। इन 1808 ही प्रेजेंटेड हिज एटॉमिक थ्योरी विच वाज ए टर्निंग पॉइंट्स इन स्टडी ऑफ मैटर्स। उन्होंने एक जो था एटॉमिक थ्योरी उसको प्रस्तुत किया और जिसने जो ये था स्टडी जो मैटर का था उसमें एक टर्निंग पॉइंट के रूप में साबित हुआ। Now, according to Dalton's atomic theory, all matters, whether an elements, a compounds or a mixture, is composed of a small particle called atoms। जितने भी सब्सटेंस होते हैं, मैटर होते हैं, एलिमेंट्स होंगे, कंपाउंड्स होंगे, सारे जो कंपोज करते हैं, मिक्सचर जो इनका होता है, किस चीज़ का मिक्सचर होता है, जो स्मॉल पार्टिकल का मिक्सचर होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको एटम बोलते हैं। The postulates of this theory may be स्टेट एज फॉलोज। ये फॉलोज स्टेट जो था उसका पोस्टुलेट्स जो था थ्योरी का वो इसके फॉलोइंग थे। पहला क्या है,
ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। जितने भी पार्टिकल है ये किससे बनते हैं, बहुत ही छोटे पार्टिकल से। जितने भी मैटर है सब बने हुए हैं, उसको क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। विच पार्टिकल्स इन केमिकल रिएक्शंस, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल। ये एटम्स जो है वो इंडिविजुअल है, इसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, इसको ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है। थर्ड, एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो भी एटम्स होता है वो क्या होता है, आइडेंटिकल मास में होता है। मास इसका कभी भी चेंज नहीं करेगा, वो हमेशा एक ही जैसा रहेगा हर एक जगह पे। एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी इसका जो होगा वो सेम होगा, सेम एटम्स का सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो भी एटम होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनके पास डिफरेंट मास होते हैं और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। जो एटम्स है वो कंबाइन करता है रेशियो में, जो स्मॉल होल नंबर है उस रेशियो में, और क्या फॉर्म करता है, कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। द रिलेटिव नंबर ऑफ एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड्स। जो रिलेटिव नंबर होते हैं, काइंड्स ऑफ एटम होते हैं, वो कांस्टेंट होते हैं किसी भी कंपाउंड में। यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर दैट ऑल you will study in the next chapter that all atoms are made up of similar still similar particle। जितने भी एटम्स है सब बने रहते हैं स्मॉल सिमिलर पार्टिकल से। नाउ कम्स हियर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन ए रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। किसी भी रिएक्शन में 5.3 ग्राम जो है वो सोडियम कार्बोनेट का लिया जाता है, इसको रिएक्ट कराया जाता है 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड्स। The product swears 2.2 gram of carbon dioxide, 0.9 gram of water and 8.2 gram of sodium acetate. So that these observations are in agreements with the law of conservation of mass। अब इसको हमको दिखाना है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फॉलो करता है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास में, जो जितना भी हम लोगों को जो भी रहेगा रिएक्शन से पहले जितना अमाउंट्स रहेगा, रिएक्शन के बाद भी टोटल अमाउंट्स उतना ही आना चाहिए। तो रिएक्शन में कौन कौन टेक प्लेस कर रहा है, तो 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो क्या हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। इसमें क्या ऐड होगा, प्लस सोडियम कार्बोनेट में एसिटिक एसिड को स्मॉल फॉर्म में ए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, एसिटिक एसिड। ये प्रोडक्ट में क्या देगा हमको, इज इक्वल टू, क्या प्रोडक्ट हमको मिलना चाहिए जो इसका इक्वल है। नाउ हियर सोडियम कार्बोनेट का अमाउंट कितना है 5.3 ग्राम्स। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग एसिटिक एसिड का कितना है 6 ग्राम, और उसके बाद देखेंगे जो हम लोगों का RHS में वाटर मिल रहा है, प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है और सोडियम एसीटेट मिल रहा है। तो उसमें देखेंगे सोडियम एसीटेट का अमाउंट है 8.2 ग्राम्स, कार्बन डाइऑक्साइड का 2.2 ग्राम्स और वाटर का 0.9 ग्राम यहाँ पे है। तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो 11.3 ग्राम आएगा, इस तीनों को ऐड करेंगे तो 11.3 आया। तो LHS इज इक्वल टू क्या हो गया RHS। LHS इज इक्वल टू RHS जैसे ही हो गया तो क्या हुआ, एग्रीमेंट जो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का उसको फॉलो किया, हाँ तो फॉलो किया। नाउ कम्स हियर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1:8 बाय द मास टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में कंबाइन हो रहा है 1:8 में बाय द मास टू फॉर्म वाटर। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन हैज वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का अमाउंट कितना कर रहे हैं, 1 से बढ़ा के 3 कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को वाट पूछ रहा है व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना चाहिए, तो वो भी बढ़ जाएगा कितना, 1 का 3 मल्टीपल होगा 3, तो 8 का 3 मल्टीपल हो जाएगा 24।
तो यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन में लेंगे हाइड्रोजन का क्या अमाउंट है और ऑक्सीजन का कितना अमाउंट है। तो अगर हाइड्रोजन मेरा 1 है तो ऑक्सीजन कितना ले रहा था, ऑक्सीजन 8 ले रहा था। अब हाइड्रोजन 3 लिए तो 1 को कितना से मल्टीप्लाई किए, तो 1 इंटू 3 किए तब ना 3 हुआ। तो 1 इंटू 3 इसको करेंगे हाइड्रोजन के अमाउंट्स को, तब 3 होगा। तो इधर भी हमको क्या करना पड़ेगा, 8 इंटू 3 जैसे ही करेंगे तो कितना आ जाएगा, आंसर मेरा यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू 24। ये जो है वो हमको 24 लेना पड़ेगा। Which postulates of Dalton's atomic theory is the result of the law of conservation of mass? Law of conservation of mass को कौन सा postulates जो है वो डाल्टन्स का उसको स्टेट करता है। तो एटम्स कैन बी mass can be neither created nor be destroyed, mass can be neither created और nor be destroyed। तो इसी तरह से क्या हो जाएगा, एटम कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, एटम कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, इसका आंसर आ जाएगा। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3। नाउ कम्स ऑन आंसर क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन बी एक्सप्लेन्ड द लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन? कौन सा ऐसा थ्योरी दिया था, तो क्या दिया था, द रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ एटम्स आर इक्वल इन गिवन कंपाउंड्स। जो भी रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ एटम्स होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, जो कंपाउंड्स उससे मिल के बनता है उसमें इक्वल में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर विल बी द रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड ऑफ एटम्स आर इक्वल इन गिवन कंपाउंड्स। जो भी रिलेटिव नंबर्स ऑफ काइंड्स ऑफ एटम्स होते हैं वो हमेशा कंपाउंड्स जो दिया रहता है उसमें हमेशा इक्वल रहेंगे, बराबर रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग साइंस वाइट का, यू विल बी कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।